हुकूमत अक़लियत में होने के बावजूद सेनेट से 3 बिल मंजूर कराने में कामयाब। अपोजिशन के दरमियान स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत। क्या साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी मुस्लिम लीग नून के लिए ही नुकसानदेह साबित हो रहा है? पूछेंगे साबिक चीफ जज राना शमीम के साहबजादे एडवोकेट अहमद हसन राना से, एंकर पर्सन आदिल शाहजेब से और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहली समाअत पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने इस बयान हल्फी की अशात पर अपनी बरहमी का इजहार किया और फरीकैन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस बयान को अपनी और अपने वालिद नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत करार दिया है और कहा है कि अदलिया के अंदर से हमारी बेगुनाही का बयान आया है। मरियम नवाज जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा, ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास अपने मजालिम का कोई जवाब नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत इसे मियां नवाज शरीफ और साबिक चीफ जज राना शमीम की मिली भगत करार दे रही है। हुकूमत के वुज़रा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने फिर अदलिया पर एक हमला किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि राना शमीम नवाज शरीफ के खर्चे पर लंदन में रह रहे हैं। उनके हल्फनामे की फीस भी नवाज शरीफ ने अदा की है, उन्हें भी देखिए। इस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमा एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है। वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। हसन राना साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको हमने देखा टेलीविजन प्रोग्राम्स पर एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर आए हैं और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अहमद हसन साहब, ये जो पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ज़रा उस पर कॉमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि पीटीआई मुसलसल यही इल्ज़ाम लगा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल, अब इन्होंने फवाद चौधरी साहब का मैंने बयान नहीं सुना, क्योंकि मैं ज़रा मीडिया को इतना फॉलो नहीं करता ऑनेस्टली। तो अब मुझे पता चला आपके थ्रू, तो अब ये भी मैं बता दूं, पहले तो मैं फैसल वाडवा साहब को खाली थ्रू मेरे लॉयर कमर अजवल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मैं लीगल नोटिस सर्व करने वाला था 1 अरब का, और अब तो एक और मुझे चांस मिल गया। अब फवाद चौधरी साहब को भी इंशाल्लाह 1 अरब का मैं लीगल नोटिस सर्व करूँगा फॉर डेफेमेशन इंशाल्लाह। इसका एक तरीका, ठीक है, ये आपने आज हमें खबर दी है, इसका एक तरीका और भी है कि अगर आप अपनी डू यू थिंक कि इसकी जरूरत पेश आएगी कि इसको क्लियर किया जाए कि हमने जो इल्जाम लग रहा है आप पे कि नवाज शरीफ साहब का खर्चे पे गए लंदन आपके वालिद? देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे वालिद साहब इज अ वाइस चांसलर ऑफ ज़ेबल यूनिवर्सिटी। ही अर्न्स माशाल्लाह से 17 लाख पर मंथ मेरे ख्याल से, अगर वो गलत हो तो वो आप यूनिवर्सिटी से चेक करा सकते हैं। और मैं ऑलमोस्ट माशाल्लाह 1 मिलियन तक कमा लेता हूँ। वी बोथ अर्न 27 lakhs पर मंथ। तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें, कांट वी अफोर्ड 2.5 लाख की टिकट अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 लाख का खर्चा हमें ज़रूरत है किसी से लेके जाने की। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जो मेरे इल्म तक, मेरे इन्फॉर्मेशन तक बात आई है, ये ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस थी, तो ये कॉन्फ्रेंस शायद पेड थी बाय ज़ेबल यूनिवर्सिटी, तो उसके तो सारे शवाहिद भी मिल जाएंगे जो पे हुई हैं, थ्रू विच मोड, किसने पे किए हैं ज़ेबल यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कि अगर आप वो उनको ट्वीट कर दें या हमें भेज दें। नहीं, हम लीगल नोटिस बना के, लीगल नोटिस जब बनाएंगे तो आपको कॉपी, आप मेरे एसोसिएट का नंबर आपके पास आ गया, उनसे कॉपी ले लीजिए लीगल नोटिस की, जब हम उन्हें सर्व करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो आपके वालिद राना शमीम इस्लामाबाद में थे, अभी भी मौजूद है इस्लामाबाद में? नहीं जी, अभी मौजूद नहीं इस्लामाबाद में। वो गुज़िश्ता पेशी पर नहीं आ सके अदालत, तो अब 26 नवंबर को आएंगे? इंशाल्लाह जी, 26 को बिल्कुल जरूर जाएंगे।
ही इज गोइंग टू बी देयर, इंशाल्लाह वहीं पर होंगे वो। जी बिल्कुल। अभी जैसे मरियम नवाज ने कहा कि जो जहां इल्जाम लग रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस पर, वो तो नहीं आएंगे कहीं पर बात करने के लिए। आपके ख्याल से आपके वालिद शायद किसी प्रोग्राम में आए बात करने के लिए, जैसे आप आ रहे हैं? मेरे वालिद साहब किसी प्रोग्राम में नहीं अभी तक आए जी, मेरे इल्म में नहीं है और अभी तक मैंने देखा भी नहीं उन्हें। आएंगे अगर हम उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे? मुझे नहीं पता जी, ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा। मैं उनके बिहाफ पे, मुझे कोई इजाजत नहीं है बताने की। आप हमारी रिक्वेस्ट अगर उन तक पहुंचा सकें? मैं आपकी रिक्वेस्ट पहुंचा दूंगा, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर मैं आपको जी कॉल करवा दूंगा, मेरे एसोसिएट कॉल। जो मेन बात है वो बयान हल्फी की है। आपने कहा था, आपका इंटरव्यू मैंने देखे, आपने कहा आपको नहीं पता था कि बयान हल्फी की करवाएंगे आपके वालिद, लेकिन जाहिर है वो आपके वालिद हैं, उन्होंने कभी जिक्र किया था आपसे इस हवाले से? नहीं, बयान हल्फी का जिक्र तो नहीं। बयान हल्फी बनाने से पहले और एग्जीक्यूट करने वक्त तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन जो वाक़या पेश आया था उसका बिल्कुल मुझे जिक्र किया था। एक हफ्ते बाद वो आए थे गिलगित से, जब उनका विजिट पे आए हुए थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब नसार साहब गिलगित के टूर पे, अपने फैमिली वेकेशंस पे। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब यूजुअली एक हफ्ते बाद आते थे, तो जो विजिट एंड हुआ होगा, जब वो गए होंगे तो उसके एक हफ्ते बाद वो गालिबन आए होंगे इस्लामाबाद, और तब उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि जी ये वाक़या पेश आया। तो आपने क्या कहा उनको? मेरे से उन्होंने कोई एडवाइस नहीं दी, तो मेरे वालिद साहब हैं जी, मेरे बड़े हैं, मैं उनको क्या एडवाइस कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे एडवाइस भी नहीं मांगी, तो मैंने कोई एडवाइस भी नहीं दी। और आपने किसी से जिक्र किया कहीं और? नहीं जी, मैं ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, ऐसी बातें हम लॉयर्स को आदत होती है अपने दिल में रखने की, तो हम जिक्र नहीं करते जब तक इसकी। तो आपको हैरत हुई जब आपको कैसे पता चला बयान हल्फी का पहली दफा? जी मुझे मतीउल्लाह जान साहब के थ्रू पता चला था। मैं ब्लू पाइन्स पे था, ये विस्परिंग पाइन्स है मनाल पे ऊपर पीसवा पे, सॉरी उधर मैं था, तो मतीउल्लाह साहब की कॉल आई और उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी। सो उस वक्त आपको पहली दफा पता चला। अंसार अब्बासी साहब को कैसे पता चल गया इसका? ये मुझे जो मेरे ख्याल से काशिफ अब्बासी साहब के शो पे, यानी शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पे मैंने पढ़ के सुनाया भी था कि मेरे वाले साहब ने कह दिया कि जी उन्होंने ये एफिडेविट अभी तक किसी को नहीं दिया, अगर ये लीक हुआ है तो वहाँ ऑफिस से लीक हुआ है जहाँ ये नोटराइज्ड हुआ था। उन्होंने किसी को नहीं। आपने खुद भी कहा कि मुझे मना किया मेरे वालिद ने कि शोज पर मत आए। अब पीएमएलएन के भी बहुत से लोग नहीं, उन्होंने मुझे सॉरी ये नहीं कहा मेरे वालिद साहब ने। ये लगा कि देखें शो पे तो मैं आपके भी शो पे बैठा हूँ, लेकिन उन्होंने बस इतना कह दिया है कि केस पे आपने नहीं डिस्कस करना, क्योंकि ये मैटर ऑफ सब जुडिस है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, और अब उन्होंने डिसाइड करना है व्हाट टू डू। तो इस पे अब हमारी तरफ से, क्योंकि हम लॉयर्स हैं, जब एक मैटर सब जुडिस होता है तो फिर हम उस पर बात नहीं करते, ये उन्होंने मुझे मना किया। बाकी पीएमएलएन के भी कुछ लोग सुनाए कि नहीं खुश थे आपके इंटरव्यू से, उन्हें लगा कि आपने ये रिवील किया कि आपके वालिद के ताल्लुकात हैं पीएमएलएन से, जो कि शायद उनके फेवर में ना जाए बात। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीएमएल के नून के लोग खुश नहीं। पहले तो लोग कह रहे थे कि हमने पीएमएल नून के लिए किया, तो मेरे वालिद साहब तो इम्पार्शल हैं, उनका इससे कोई लेने देने। ये तो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है, उन्हें तो आप लोग क्रेडिट देना चाहिए कि जी अगर ये चीज़ साबित हो गई तो फिर तो इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स होंगे इंशाल्लाह। राइट, नहीं बट द रीजन आपको किसी ने कहा पीएमएलएन से कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरव्यू में हिम्मत नहीं है कि मुझे डायरेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हिम्मत नहीं है मुझे डायरेक्शन दे। मैं सिर्फ अपने वालिद साहब की सुनता हूँ और उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कि बस इतना बोलें तो मैं उतना बोलूँगा, लेकिन बाकी मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे डायरेक्शंस दे। राइट, सो आपको नहीं लगा कि आपने जो अर्लियर इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें आपने ये बात बताई है कि आपके वालिद की करीबी ताल्लुकात हैं पीएमएलएन से, अभी भी है, नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट बात होती है, इससे कोई असर पड़ा है इस तमाम मामले पर? You're a lawyer, मुझे ये बताएं कि आपने शो करने से पहले सब कुछ तो पता कर लिया होगा कि अगर हु इज मिस्टर राना मोहम्मद शमीम, हु इज मिस्टर अहमद हसन राना, रैकी की है आपने कि नहीं की?
वेल आप भी हम पे रोशनी डाल सकते हैं, यू कैन टेल। नहीं, आपने पोर्टफोलियो तो हमारा चेक किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि कौन किसके। बिल्कुल चेक किया जी, हमारी क्लाइंटेल क्या रही हैं, मैं किन किन पॉलिटिकल लोगों का लॉयर रहा हूँ वो भी आपको पता होगा, मेरे वालिद साहब किन किन पॉलिटिकल लोगों के लॉयर रहे हैं वो भी पता होगा। अब मेरे वालिद साहब तो मुर्तजा भुट्टो के भी लॉयर थे, अब मेरे वालिद साहब तो अब मैं और किसका नाम लूँ, जरदारी साहब तो नहीं, सॉरी, लेकिन उनके पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स के भी हैं, लॉयर रहे हैं। तो वो तो सारे पॉलिटिकल बंदे लोग जो है, आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके भी ऑफिस रहे हैं, और आर्मी के लिए भी अपीयर होते रहे हैं। तो वो तो जनरल्स को भी जानते हैं, सबको जानते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी हुई है। तो इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनसे अभी आपने कहा कि पोर्टफोलियो चेक करें, सेट नहीं हमने चेक किया और हमें ये पता भी चला कि 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं आप। सो कोई आप समझते हैं कि कोई खास वजह थी, किस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिली थी? नहीं, ये प्रमोशन नहीं होती, ये एक तरह ऑनर होता है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का जी ये पॉलिटिकल पार्टी की एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी टीम लेके आए टू डिफेंड देयर प्रोविंस बिफोर इन द कोर्ट। ये एक ऑनर की बात होती है एक लॉयर के लिए कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो मैं तो पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई पीएमएल नून को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बट अहमद हसन साहब, ये महज इत्तेफाक है, हो सकता है इत्तेफाक ये हो कि आपके वालिद भी पीएमएलएन के दौर में उनको अच्छी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपको भी उन्हीं के दौर में अच्छी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ये महज इत्तेफाक है? अच्छा, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने ये भी रेकी की होगी कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध किस दौर में बने थे? So आप कह रहे हैं कि it's got nothing to do with it. Because एक मेरिट पे जो बंदा होता है वो वाइस चांसलर अभी बने हुए हैं, अभी तो पीएमएल नून नहीं थी, वाइस चांसलर कैसे बन गए? ठीक, वाइस चांसलर भी एक बहुत हाई पोस्ट है। रेगुलरली जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एज वाइस चांसलर? जी, जेबल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, सिंध की यूनिवर्सिटी है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये भी कई इल्जाम लगा कि वो 2 या 3 दफा यूनिवर्सिटी गए हैं, वो जाते नहीं हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो फिर आपने रेकी नहीं की। ये मेरे ख्याल से लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मेरी वालदा मार्च अप्रैल पूरे 55 डेज कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज थी, उसके बाद हमने 2-3 महीने कोई भी काम नहीं किया, हम दोनों बाप बेटे ने, लेकिन मेरे वालिद साहब फिर भी यहाँ से फ़ोन पे सारा काम करते रहे, मीटिंग्स अटेंड करते रहे, इवन ही वाज इन डिप्रेशन। लेकिन अगर लोगों ने ये बात की तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मेरे इस दौरान ये भी बता दूं, मेरी खाली वालदा की डेथ नहीं हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मेरी खाला की भी डेथ हुई है, मेरी चच्ची की भी डेथ हुई है, और मेरे चचा की भी डेथ हुई है। तो लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात करने से कि जी इस प्रेशर में, इस डिप्रेशन में भी वो काम पे जा रहे हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं, तो उसके बाद ये बात करते हैं। उनको अपने गिरेबान जागने चाहिए जिन्होंने ये बात की। आपने बता दिया कि ये डिप्रेसिंग एक टाइम था फैमिली के लिए, सो इसलिए वो फ़ोन के ऊपर जा रहे हैं। लोगों ने ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से चेक करके ये बात की होगी, लेकिन ठीक है, आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, बड़ा अफसोस है हमें आपकी वालदा के हवाले से भी। आप आगे आपके ख्याल से, बिकॉज आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, इस तमाम मामले में आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है एफिडेविट के मामले में? देखें जी, इसका जो अगर इसको मंतकी इंजाम तक लेके जाना है तो इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ एविडेंस रिकॉर्ड होएगी। अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई स्पेशल बनती है या कोई जुडिशल कमीशन बनता है, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो स्टेट का काम है या जुडिशरी का काम है कि वो क्या करते हैं इस पे। तो इस पे एविडेंस रिकॉर्ड होएगी, जो सच्चा होएगा वो सुरखरू हो जाएगा, जो झूठा होएगा उसको आप उसको पनिश करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सिंपल। राइट, अहमद हसन राना साहब, आपने सबसे बड़ी खबर आज हमें ये दी है कि नेक्स्ट पेशी पे आपके वालिद मौजूद होंगे कोर्ट में 26 नवंबर को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड टू यू शाज़ बादल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। इस तमाम मामले में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं फरिया। एक तो ये कि मामला सब जुडिस है, तो केस को तो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन चूंकि खबर फाइल की अंसार अब्बासी साहब ने, और वो हमारे सीनियर भी हैं, और हम तो कॉलेज के ज़माने से उनको देखते देखते जो है वो सहाफ़त में आए हैं, तो ही इज़ अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मेरे पास भी अगर
ये स्टोरी आती तो मैं ऐसे करता, लेकिन शायद डिफरेंटली करता। दो फॉर्मर चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं, उन दोनों का भी ओपिनियन लेता, लेकिन चूंकि ऑनरेबल एक जज की, सिटिंग जज की बात हो रही है, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ज़रूर मौक़िफ़ लेता इस पे। लेकिन जो इस पर जज साहिबान के रिमार्क्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। लेकिन मेरे ख्याल में अंसार अब्बासी साहब को पूरा राइट था, अगर किसी के पास एक ऐसी स्टोरी आ जाती है उसको करना होगा। ऑल्दो मैंने कहा कि मैं उसको डिफरेंटली कर लेता। दूसरा देखें, बात यह कि इसमें दो एंगल्स हैं। जो एलिगेशन सामने आए हैं वो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वो मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा भी कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप लेके आए, हम कार्रवाई करेंगे साकिब निसार साहब के खिलाफ। तो इसमें ये मामला जो है, जो अंसार अब्बासी साहब ने किया, शायद उनको रजिस्ट्रार बिल्कुल लेना चाहिए था, रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मौक़िफ़ लेना चाहिए था। लेकिन उससे बड़ा मामला ये एलिगेशंस हैं। ये साकिब निसार साहब को अब प्रूफ करना है कि जी वो गलत बयानी कर रहे हैं, और इनको प्रूफ करना है कि ये बिल्कुल इनके सामने ये कॉल भी हुई है। और देखिए, इनसे 2 दफ़ा पहले भी इस किस्म के एलिगेशंस लग चुकी हैं। एक फॉर्मर आपको याद होंगे जो एक वीडियो सामने आई थी, उससे पहले एक और जज साहब जो थे वो इस किस्म के एलिगेशंस लगा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब तीसरी दफ़ा हो गई है। तो इन एलिगेशंस को मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ अदालत पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इंसाफ के निज़ाम पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है तो उसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखें, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। इंसाफ के पूरे निज़ाम पर क्वेश्चन मार्क लगाने की अगर कोशिश की जाती है, मैं और आप बैठ के प्राइम टाइम में उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक देखें ना उस वक्त के चीफ जस्टिस ने क्या कर दिया था। ऑल तो सिर्फ एलिगेशंस हैं अभी तक तो, लेकिन इनको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। फॉर्मर चीफ जस्टिस जी मेरी साकिब निसार साहब सी, वो बिल्कुल डिनाई करते हैं। वो तो सर्टेनली डिनाई तो वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मामला कोर्ट ऑफ लॉ में अब है, और बजाय इसके कि पूरे का पूरा दबाव जो है वो अंसार अब्बासी साहब पे डाल दिया जाए कि जी आपने क्यों ये स्टोरी की, ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने हो सकता है कि उनको रजिस्ट्रार से वो लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने दुरुस्त किया। एज ए रिपोर्टर आपके पास खबर आ जाती है, आप जो 2 लोग इन्वॉल्व है उनसे वर्जन ले लेते हैं। But don't you think कि अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे होता तो शायद अदलिया उसका नोटिस ना लेती, और फिर तो इसकी कोई कानूनी हैसियत भी ना होती। यही लीगल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। क्योंकि अंसार अब्बासी क्रेडिबल नेम रिपोर्टेड दिस स्टोरी, तो उसकी चेंज हो गई थी। देखिए फरिया, बात यह ना कि अगर ये जो स्टाम्प पेपर है या जो भी उसको कहते हैं, वो अगर सोशल मीडिया पे भी लीक हो जाता तो एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि अदलिया को, मुअज़्ज़िज़ अदालत को इसका नोटिस लेना ही पड़ता। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, देन ब्रिगेडियर हारिस नवाज इज आल्सो विद अस, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी इसका हुई कि ये मामला एक नहीं है, कनेक्टेड वाकयात हैं। जब आप कनेक्ट द डॉट्स करते हैं तो क्या नजर आता है? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वक्त से पहले हम बात यही कर रहे थे कि मामला अगरचे सब जुडिस है, मगर अगर हम इसको सियासी तौर पर देखें तो एक जो 2 नैरेटिव्स हैं, एक तरफ PMLN की शायद ये बार बार कोशिश है कि वो ये किसी तरीके से साबित कर दें कि नवाज शरीफ साहब पे बने हुए मुकदमे झूठे थे, किसी तरीके से उनकी वापसी का रास्ता हो। दूसरी तरफ अदलिया का मामला है, पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। तो ना ये पहली मामला लग रहा है, ना ये आखिरी लग रहा है। ऐसे मामलात होते रहेंगे। डू यू एग्री? जी बिल्कुल। और फरिया, देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि वाई आफ्टर 4 years he has come, और वो भी लंदन में जाकर नोटराइज कराते हैं। नंबर 3, why it is coincided with 17 of November when मरियम नवाज बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में थी। देन सिटिंग जज के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस हैं जो कि केस सुन रहे हैं। आई थॉट कि द पर्पस इसके इसी बहाने पर आमिर फारूक साहब जो है वो एक इस बेंच से विथड्रॉ हो जाए, केस और 2 साल के लिए लटक जाए। देयर सो मेनी इम्प्लीकेशंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एलिगेशंस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम PMLN ने की है। व्हाई इट वाज डन, व्हाई इट वाज कोइंसाइडेड,
वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके क्या पर्पस थे। दो इट इज मे बी अल्टीमेटली बेंच को फर्क पड़ेगा, अदलिया को फर्क और अदलिया पे बहुत अटैक किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंसार अब्बासी साहब, देयर इज नो डाउट अबाउट, ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, लेकिन उनको खबर ब्रेक करने से पहले ये देखना चाहिए था कि क्या जब ये डेट एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें जी क्या उनका डिसीजन उस वक्त हो चुका था, बेल की कोई डेट पड़ गई हुई थी तो इस पे एक्सपेडाइट किया जा रहा था, इसमें कोई इन्फ्लुएंस 101 थी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम है। उसके बजाय आई और आपने पास कर दी इज नॉट अ जर्नलिज्म। आई फील पहले इसकी कहीं ना कहीं एटलीस्ट 25-30% वेरिफिकेशन कर लें एंड देन मूव फॉरवर्ड। किस वक्त ये पहुंचे थे वहां पर गिलगित में पहुंचे हैं, किस वक्त उनकी इवनिंग की उन्होंने चाय पी है, क्या उससे पहले कोई डिसीजन हो चुके थे, नहीं हुए थे। सो देयर 101 थिंग आई एम श्योर कि आदिल इज अ वेरी गुड एंकर एंड जर्नलिस्ट, ही वुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। दिस व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन अबाउट इट। ठीक, एक और मामला जो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चंद रोज कबल तक सबको लग रहा था कि इंतहाई कमजोर विकेट पे खड़ी है, हुकूमत होने की बातें फैलने लगी थी, टाइमलाइन डिसाइड की जा रही थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में कहा जा रहा था कि अंदेशों के बादल छाए हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत के सामने बड़ी मजबूत नजर आई थी, मगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बाजी पलट गई। हुकूमत ने अपनी अददी बरतरी साबित करके 33 बिल मंजूर करवा लिए। इंतखाबी इस्लाहात के बिल को अपोजिशन ने हर कीमत पर रोकने का ऐलान किया था मगर वो नाकाम हो गए। इस वक्त हुकूमत के सामने अपोजिशन कमजोर दिखाई दे रही है। आज सेनेट में जहां अपोजिशन के अरकान की तादाद ज्यादा है वहां भी अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हुकूमत अकलियत में होने के बावजूद सेनेट से 3 बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और HOC तरमीम बिल पास करवा लिए हैं। इस पर अपोजिशन ने सेनेट में हंगामा आराई भी की और चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया, जबकि EVM के हवाले से कानून की मंजूरी को हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। सो इस वक्त सिचुएशन ये नजर आ रही है आदिल शाजिब साहब, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि पूरे 5 साल पूरे करेगी? नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं। ओके, व्हाई डू यू से दैट? उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर? मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। देखें, ये जो जॉइंट सेशन में हुआ इसको स्टैंड एलोन एक एपिसोड देखें। जॉइंट सेशन से थोड़ा सा पीछे चला जाए, एक जॉइंट सेशन को इनको मुलतवी करना पड़ा, उससे पहले 2 बिलों में गवर्नमेंट को शिकस्त हुई। ठीक है, मामला अभी भी वही है, लेकिन ये बिल जो थे ये काफ़ी ज़रूरी थे पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस जो हैं आखिरी मराइल में हैं IMF से। तो हम इस वक्त पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी एज ए कंट्री बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन बिलों का मंजूर होना और साथ में इमरान खान की अक्सरियत दिखाना, ये मेरे ख्याल है कि एक मजबूरी भी थी, लेकिन इट्स नॉट अ मजबूरी एनी मोर। अब फ्यूचर में मेरे ख्याल है कि अगले जो 4 से 6 हफ्ते हैं ये फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे कि हमारी जो मुल्की सियासत है वो किस तरफ जा सकती है। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि खान साहब ने नोटिफिकेशन वाला जो मामला है वो बड़ा बुरी तरह मिस हैंडल किया, ह्यूमिलेट किया गया, और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उसके अलावा अगर आप इकॉनमी को देख लें, आपका 45% जो है वो रुपए डिवैल्यू हो चुका है 3 सालों में, एंड वी आर गोइंग एब्सोल्युटली नोवेयर। आज जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था 150 बेसिस इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है, तकरीबन 8.75 हो गया है। और आपको पता होगा जो हमारी डोमेस्टिक बोरोइंग है वो है 24,780 बिलियन, इस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट अब 7 से लेकर 8.75 तक पहुंच चुका है। ये जो सारी एनवायरनमेंट है। दूसरा जो एक आपको नेशनल इंटरेस्ट के इशू पर, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की पॉलिसी है, रीजनल जो सिचुएशन बन रही है, उस पर आपको सियासी जमातों में सियासत से बालातर होकर एक इत्तेफाकी राय की जरूरत होती है फॉर द सेक ऑफ कंट्री। इमरान खान हैज फेल्ड टू, उनकी जो एक तर्ज सियासत रहा है, तर्ज हुक्मरानी रही है उनकी टीम की, उसकी वजह से तमाम मामलात का नतीजा क्या ये हो सकता है कि सब सोच रहे हैं कि कल ही खुर्शीद शाह साहब ने आपके इंटरव्यू में ही कहा है, वी हैव गॉट दैट स्टेटमेंट कि हम तो चाहते हैं 5 साल पूरे करें। Absolutely. So, फिर तरीका क्या होगा? देखिए, ना सिर्फ खुर्शीद शाह साहब ने तो अभी ऑन द रिकॉर्ड का है ना, और मैं आपको
नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप से जिनसे मेरी बातें हुई हैं, इवन जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, उसका निचोड़ ये है कि वो भी नहीं चाहते कि ये कहीं जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ना, वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ 1 साल के लिए इक्तदार में आके और सारा गन जो है वो अपने गले ले लें, क्योंकि एक इकोनॉमिक मेस में जो इस वक्त हम फंस चुके हैं, इससे मुल्क को निकालना किसी के बस की बात नहीं है। बट यू स्टिल थिंक कि अभी मसला हल नहीं हुआ? आई एम कन्विंस्ड कि ये मसला जो है इज फार फ्रॉम ओवर, और खान साहब को आने वाले वक्तों में उनके लिए मैं मुश्किलात देख रहा हूँ। 4 से 6 वीक डाउन द लाइन अगर तो कोर्स सेट ना हुआ, देखिए ना, अगर इदारा और हुकूमत जो है वो एक पेज पर है, देखें पाकिस्तान की फौज ने सारी हुकूमतों को सपोर्ट किया है और सब हुकूमतों को करना भी चाहिए आइन और कानून के तहत, खान साहब को भी किया है। लेकिन जब मुल्क की बात आ जाती है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस होना शुरू हो जाते हैं कि यार यहाँ पे कॉम्पिटेंस का मसला है, तो देन आपको सोचना होगा कि यार आउट ऑफ द वे जाके क्या हमें ये सपोर्ट जारी रखनी है एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, एट द कॉस्ट ऑफ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिगेडियर साहब, आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आगे आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं आप इस हुकूमत के लिए, कंसिडरिंग कि इस वक्त वो मजबूत पोजीशन में नजर आ रहे हैं, अगरचे इकॉनमी के हालात अभी तक कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे? देखें फरिया, बात यह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तक पीपल्स पार्टी, PMLN और फजल रहमान ग्रुप होल हार्टेडली दे आर नॉट टुगेदर इन PDM, ये PDM विल रिमेन इनइफेक्टिव। There are very basic reason. I'll give you my analysis. The point is कि People's Party do they want कि आज इनकी हुकूमत चली जाए और इलेक्शन हो और PMLN बड़े आसानी से इलेक्शन जीत जाए? फॉर इंस्टेंस अगर PTA नहीं जाती, where does the People's Party stand? People's Party is in competition. People's Party want, आपने ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि People's Party should be in the next election or maybe they are winning. So Mr. Bilawal Bhutto needs 1 to 2 years to go in Punjab, re-establish, reorganize, come at least gain 15-20 सेंट्रल पंजाब की सीट्स लें। सदरन में वो स्ट्रॉन्ग है, KPK में भी उनके वोट बैंक है, उनका बलूचिस्तान में भी है और सिंध में तो वी नो ऑल ये लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो वुड ये टाइम को सूट करेगा या 2 साल वर्क करके प्रॉपर तरीके से री-एस्टैब्लिश होके और 2 साल के बाद दे गो फॉर जनरल इलेक्शन एंड दे स्टैंड के कहीं चांस उनका बन जाए तो कोलिशन में आके बने? एक तो ये बिकॉज PMLN एंड पीपल पार्टी बोथ आर राइवल पार्टीज, अभी तो अलायंस में आ जाएंगे लेकिन वहां पर दे विल बी टोटली अगेंस्ट ईच अदर। तो ये हमने देखना है कि इसलिए ये बात है। सेकंड, इस वक्त जिस स्टेज पे उन्होंने अपनी ये बिल मजबूत करवाया, मींस ही हैज बिकम मोर स्ट्रांग एज वेल एज PTI इज कंसर्न, फेडरल गवर्नमेंट कंसर्न, और PDM जो है इट हैज गॉन वीक, उनका अब सांस वीक हो गया। जब उनकी 2 दिन पहले ज्वाइंट सेक्शन से कैंसिल हुआ था, यस इट लुक इट दे माइट डू समथिंग। और सेकंड ये कि अब 1.5 साल में आपने कोई PDM ने कोई ऐसा मैनिफेस्टो दिया हो, कोई ऐसा सोल्यूशन दिया हो कि हम आके दिस इज व्हाट हम प्राइस ये ले आएंगे। सो ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैं आपकी बात समझी हूँ, आपको लग रहा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, नॉट बिकॉज ये एक जबरदस्त हुकूमत है मगर इसलिए कि इसके सामने एक वीक ऑपोजिशन है। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर इनकी PTA के मिनिस्टर ने बहुत कमजोरियां दिखाई हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस दिखाई हैं, टीम कमजोर थी, नेगोशिएटिंग स्किल कमजोर थे, असेंबली को फॉल नहीं किया, बट PDM के अंदर बहुत वीकनेस है। उनका नैरेटिव क्या